हाय, वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी। हम आज बात करेंगे जो 1 फरवरी 2023 को अभी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट आपका लाया है 1 फरवरी को। उसकी हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या बातें प्रमुख थी, क्या क्या स्कीम्स आई हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो आज हम थोड़ा सा उन लोगों के लिए बात करेंगे जो थोड़ा बहुत बजट को जानना चाहते हैं। मैं आज डिस्कस करने वाला जो पॉइंट है तो हो सके कि पूरा नहीं है, इसमें, लेकिन मैं मेन पॉइंट छांट के लाने की कोशिश किया है कि क्या क्या इस बजट में लाया गया है इस बार और क्या क्या आपके लिए जरूरी हो सकता है। जैसे कुछ चीजें हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे क्या चीजें सस्ता हुई, क्या चीजें महंगी हुई, इनकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हम जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उनमें थोड़ा हम चर्चा करने की ज्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे कुछ स्कीम्स लाई गई हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और कुछ लैब नए खोज डेवलपमेंट करने की बात की गई इस इंडियन बजट में। तो शुरू करते हैं। मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और वो लिखते जाएंगे। तो इंडियन बजट 2023। अब हम बात करेंगे कि इंडियन बजट जो है, तो हल्का सा बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड की बात यह है कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल में बजट शब्द है ही नहीं, आप सबको मालूम है। इसका जो आर्टिकल 112 112 में है, तो उसको फाइनेंशियल प्लान ईयर से नाम से जाने जाता है। तो इस तरह से बजट शब्द नहीं है अपना, एनुअल फाइनेंशियल ईयर इस तरह। तो बजट हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि 2023 के बजट में क्या क्या बातें खास हुई हैं। तो अब इसमें आपको पता है क्या क्या, थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लेते हैं कि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा क्या ये बजट बनाया जाता है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी क्या होता है, देखिए FM फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंदर भी क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो बजट को तैयार करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इसमें कुछ मेंबर होते हैं जो ये सब बजट का पूरा रूपरेखा तैयार करते हैं और फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इसको बजट को दिया जाता है, पेश किया जाता है संसद में। ओके, तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण जी इस बार शायद 5वीं बार बजट को पेश किया है, और उनका ये 2020 में जो बजट पेश किया था उनमें सबसे हाईएस्ट स्पीच थी। टाइम वाइज कभी कभी आ सकता है टाइम में निर्मला सीतारमण जी। अगर हम अभी बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी नाम बोल के फाइनेंस मिनिस्टर बार बार बोल देंगे, ठीक है, या फिर FM बोल देंगे। ये सबसे टाइम वाइज है 2020 में। और अगर वर्ड की बात करें, वर्ल्ड वाइड स्पीच किसकी है, 1992 में हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है, पता होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। तो ये आपको बातें पता हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या क्या इस बजट में आया और क्या क्या इसकी मेन पॉइंट इस बार रखे गए हैं। तो इस बार की अगर हम बात करें तो सबसे पहला विजन, 3 पॉइंट में विजन इनका क्लियर है कि विजन फॉर अमृतकाल, ये आपको याद रखना है। अमृतकाल, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अमृतकाल में 100 ईयर को डिसाइड किया है कि 100 साल बहुत बढ़िया रहेंगे। अमृत मीन्स जैसे आपको सबको पता है कि अमृत मीन्स होता है बहुत ही अच्छा चीज है। अमृत मीन्स अमृत पी लेना, हमेशा जिंदा रहना, सबसे अच्छी चीज, बेस्ट थिंग, उसको अमृत बोलते हैं, ठीक है। तो अमृतकाल, इसमें 3 विजन रखे गए करंट जो गवर्नमेंट है इंडियन, तो उसमें 3 विजन में क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, नंबर 1 यूथ, एंड सेकेंड क्या हो गया, देखिए अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ हो गया एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ये ग्रोथ क्रिएशन पर दिया गया जाएगा। नंबर 1
नंबर 2, नंबर 3 अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ एंड ग्रोथ क्रिएशन में। एंड थर्ड क्या आ गया, जो हो गया थर्ड बात की जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो MACRO माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस किया जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे आपका फॉरेन रिजर्व हो गया, फॉरेन रिजर्व हुआ, एंड जैसे क्या होता है डिफिसिट डिफिसिट डेफिसिट डेफिसिट कम नहीं होने पाना चाहिए, मतलब घाटा कम नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों पर बात है। अमृतकाल का तीन मेन थीम क्या था, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, एक ये दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ एंड सिटीजन तो है ही, एंड ग्रोथ क्रिएशन थर्ड, एंड थर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स बल्क। ये आपको 3 पॉइंट अमृतकाल 100 ईयर को बोला गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अब एक इस मतलब बजट में सबसे बड़ी बात हुई सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है, ये आप नोट करते रहिए, ठीक है। यहीं पे हम लिख देते हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि, ये आपको याद करना है, ठीक है। देखिए 3 बातें हो गई आपको, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ हो गया, जॉब क्रिएशन हो गया, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि सप्तऋषि मॉडल दिया गया कि प्रायोरिटीज किस किस में रहेंगे। सप्तऋषि बजट 2023 की अगर बात करते हैं सप्तऋषि मॉडल पे, मतलब इस बेस पे प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो नंबर 1 अगर आपकी बात करें तो यूथ पावर। इसका मतलब कि यूथ पावर, जिससे तो आपको सबको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, इसीलिए इंडिया इसमें क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन जितना ही रहेगी तो ग्रो करने के चांस उतना ही रहते हैं। जैसे चाइना की बात हो गई, तो चाइना कुछ दिन पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी ला दिया था, उसको बहुत घाटा हुआ इससे, क्योंकि ठीक है उस समय तो ला दिया, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही थी। अब जैसे ही वो पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, ओल्ड एज होते जा रही है, तो उसको घाटा हो रहा है। वो घाटा क्यों हो रहा है कि वर्किंग जितना ही ज्यादा यूथ पावर रहेगा, यूथ पॉपुलेशन किसी कंट्री में रहेगा, तो वर्किंग पॉपुलेशन होती है यूथ, इसलिए वो वर्किंग करेगी, तो क्या करेंगे, फाइनेंस या फिर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करेंगे यूथ। और ओल्ड एज होते जाएंगे तो क्या करेंगे, बस उनको पेंशन चाहिए, खाना चाहिए बैठ के, तो यूथ पावर पे इंडियन जो इकोनॉमी को बल देगी, ठीक है। एंड देन सेकेंड नंबर फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर आपको ये सातों पॉइंट जो है ना एकदम बढ़िया से याद करना है, एग्जाम में आ सकता है। इंडियन बजट में सप्तऋषि मतलब इस बेस में प्रायोरिटी दी जाएंगी, प्रायोरिटीज, ठीक। फाइनेंस सेक्टर आपको पता है, जितने भी वित्त से लेखा जोखा पैसा रुपए इससे सब रिलेटेड है, वो फाइनेंस सेक्टर में आता है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ग्रीन ग्रोथ। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और डिसीज बढ़ रही है, आप देख रहे हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितना ज्यादा समस्याएं हैं, तो ग्रीन ग्रोथ पे अब बहुत ज्यादा भारत सरकार फोकस करेगी। ग्रीन ग्रोथ में क्या होगा, जैसे कि मतलब इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, और जो नेचुरल फार्मिंग एक शब्द होता है नेचुरल फार्मिंग, जिसमें आपने सुना होगा, इसमें काफी ट्रेंड में है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जिसमें मतलब कीटनाशक और फर्टिलाइजर और केमिकल की यूज बहुत कम किया जाता है। तो ग्रीन ग्रोथ पे फोकस करेगी। 1 2 3 4 अपन जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बजाय कि अपन थोड़ा थोड़ा रिकैप करते जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड नंबर 4 पे अगर बात किया जाए तो इसकी सप्तऋषि की इस प्रायोरिटीज में इसमें बात करेंगे हम अनलिस्टिंग द पोटेंशियल। अनलीशिंग द पोटेंशियल, अनलीशिंग द पोटेंशियल मतलब इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर जैसे पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन उसको उभार नहीं पाते हैं, तो अनलीश करना मतलब उभारेंगे। जो भारत के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी संसाधन है, उनको ग्रो अप करेंगे, उनमें काम करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और रिसोर्सेज का यूज करेंगे। अनलीशिंग द पोटेंशियल इसमें बात किया गया, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो अब बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। जब तक किसी भी चीज, मान लीजिए रेलवे है या फिर कोई ऑफिस बनाना है या फिर
कोई भी बिल्डिंग बनाना है जहाँ पे वर्किंग काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, पुल की जरूरत पड़ेगी, और ओवर ब्रिज की जरूरत पड़ेगी, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये 5वीं बात हो गई। अब 2 और बचे हैं, तो किस में बात करेंगे? जो 2 इंक्लूसिव डेवलपमेंट, 6ठा नंबर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड 7th नंबर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशन विकास, मतलब सबका विकास करना है, सबको एक छत के नीचे शिक्षा देना है, सबको एक जगह करना है, कोई एक अनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आ जाएगा, इंक्लूसिव, ठीक है, समावेशन विकास। एंड नंबर लास्ट है रीचिंग द लास्ट मील, रीचिंग द लास्ट मील माइल, मतलब कि आपको पता ही है भारत देश है, इसमें वहां से बहुत ऊपर लेवल से लेके नीचे गरीब लोग तक भी रहते हैं। तो रीचिंग द लास्ट मील, जो अभी सबके आपको घर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड बना हुआ, तो दैट मीन्स कि फोकस क्या रहेगा? रीचिंग द लास्ट मील, कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। तो ये हो गई आपके सबसे प्रायोरिटी। एक बार फिर देख लेते हैं। यूथ पावर पे फोकस किया जाएगा, फाइनेंस सेक्टर पे, देन ग्रीन ग्रोथ में, एंड अनलीशिंग द पोटेंशियल में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट और रीचिंग द लास्ट में। ये हो गया आपका सबसे प्रायोरिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया? फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना थोड़ा सा वो डाटा पेश किया है कि किस तरह हमने विगत सालों में खर्चा किया है। तो जैसे आपको सबको पता है कि खर्चा कहाँ कर रहे हैं, तो इंडिया का हर आदमी व्यक्ति जानता है। इस समय आप खुद से दिमाग लगाइए कि कौन कौन से फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब पैसा दे रही है सरकार को मिला के। जैसे मगर अगर बात किया जाए तो स्पेंड, गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ गया है, देखें। इन्हें ज्यादा नहीं होगा, 4-5 चीजें बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले वाटर कनेक्शन पे उन्होंने जो डाटा दिया है उसमें 9 करोड़ का डाटा दिया है। देन पीएम किसान निधि, किसान सम्मान, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ करोड़ का है, 2.2 लाख करोड़, ठीक है। देन और क्या खर्चा कर रही है सरकार? पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन, इसका डाटा दिया है 45 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। देन पीएम जनधन योजना नहीं, पीएम कितने 45 लाख करोड़ नहीं, सॉरी 45 लाख लोग लगभग इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर सबसे बड़ा आपको देखने को मिला कोविड वैक्सीनेशन। आपको सबको पता है कि कोविड वैक्सीनेशन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लगवाया गया, बहुत ही अच्छी बात हुई। सोचिए अगर कोविड वैक्सीनेशन गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाया जाता तो शायद हम में से बहुत लोग ऐसे भी होते कि उसको नहीं लगवाते, क्योंकि अगर 500 रुपए के, मान लीजिए 200 रुपए का मिलता तो इंसान नहीं लगवाने जाता, अरे कौन लगवाने का, कुछ हो तो रहा नहीं। तो ये कोविड वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं खर्चा हुआ तो गवर्नमेंट द्वारा ही किया गया। तो जैसे 102 करोड़, सॉरी 102 करोड़ लोगों को लगा है पीपल, ये डाटा है जो उन्होंने थोड़ा बहुत दिया है। 102 करोड़ लोगों को लगा है, और इसमें खर्चा आया ही होगा, आपको पता ही है, लगभग 220 करोड़ का, ठीक। एंड देन फिर एक और, बस ज्यादा है नहीं, टॉयलेट बन रहे हैं, एलपीजी कनेक्शन में होता है, टॉयलेट हो जाता है, टॉयलेट हाउस होल्ड। तो इस तरह से गवर्नमेंट का स्पेंड होता है। उन्होंने ये कुछ डाटा दिया है पिछले वार्टर में, पीएम किसान, पीएम जन योजना, कोविड वैक्सीन, एलपीजी एंड टॉयलेट। तो ये इस तरह डाटा दिया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या मेन इस बजट के काम क्या क्या हुए। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे अब बजट ही है तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात किए बिना कुछ काम हो नहीं सकता, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, देखिए इको ग्रोथ क्या अनुमान लगाया गया है, 6 to 6.8% इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 और 2024 में रहने वाली है, ठीक है। 6.8, ठीक। आपको पता ही है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत की। फर्स्ट पे कौन है? यूएसए है। सेकेंड कौन है? चाइना है।
एंड थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, फिफ्थ में इंडिया है, इसमें शायद ये जर्मनी है और जापान। ये वर्ल्ड के यूएसए लगभग इसकी अगर इकोनॉमी की बात करें तो कितने के है, 20 से 22 ट्रिलियन इकोनॉमी। सोचिए भारत की स्थिति क्या है, 20 से 22 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 अरब, सॉरी आप लोग जब खरब, ठीक है, 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 खरब रुपए होता है, ठीक है। अब 10 खरब मीन्स 10 टू पावर 12, ये देख लीजिए। ट्रिलियन का मतलब आपको अगर कभी कंफ्यूजन है तो ट्रिलियन क्या होता है, तो ट्रिलियन मतलब हिसाब ही लगाए 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 खरब होता है। तो बोलते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ अरब, उस तरह खरब। तो 10 टू पावर 12 मतलब 12 जीरो होते हैं। और सोचिए भारत की इकोनॉमी कितना है, लगभग 3.1 ट्रिलियन। सोचिए कंपेयर करिए यूएसए और इंडिया को, 3 इकाई 9 3 संगठन 3 7 21 लगभग 8 गुना 7 गुना है। सोचिए अब और हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका, कोई बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि अमेरिका के हम पास हैं, चीन के पास है। नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी पास नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर है। और ये अंतर शायद कभी नहीं होगा क्योंकि वो भी बढ़ेंगे ना। तो इस तरह से है, 20 से 22 कहाँ ट्रिलियन और कहाँ 3 में, अब पीछे है, बहुत पीछे है, तो पा भी नहीं सकते हैं शायद, बस कोशिश करते रहिए। तो ये मैं बात कहाँ कर रहा था, 5th लार्जेस्ट है यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडियन, ब्रिटेन को भी शायद पीछे छोड़ा इंडिया ने। तो इस तरह से ये हो गया। और इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ कहाँ फायदा होगा, पॉजिटिव पॉइंट क्या है अपने लिए, या इसमें बात किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। और जैसे G20 प्रेसिडेंसी करने वाला है इंडिया, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद फिर ग्रीन ग्रोथ में बढ़ावा दिया जाएगा, ये है, ये मेन फोकस पॉइंट है कि क्या क्या उपलब्धि गिनाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर लोग, ठीक है। अब इसमें हम एक बात कर लेते हैं ग्रीन ग्रोथ की हम अच्छे से चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ग्रीन ग्रोथ, अब ग्रीन ग्रोथ में एक स्कीम शायद लॉन्च किया गया है, प्रणाम स्कीम किस लिए किया गया है प्लान, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें यही बढ़ावा दिया जाए कि नेचुरल फार्मिंग आप लोग करिए और केमिकल और फर्टिलाइजर के यूज मिनिमम करिए। तो इस तरह से प्रणाम स्कीम, ये आपको फोकस याद करना है, ठीक है, टू बी रिमेम्बर, ठीक है, इसको याद आपको करना ही है। फिर उसके बाद अगर ग्रीन फार्मिंग की बात करें तो ये आप नोट करते जाइएगा कुछ कुछ पॉइंट, या फिर बाद में भी देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन फार्मिंग में क्या क्या मैंने बोला, प्रणाम हो गया। देन उसके बाद क्या ग्रीन फार्मिंग है, 500 न्यू क्या खोले, वेस्ट टू वेल्थ, 500 प्लांट खोले जाएंगे। समझ रहे हैं ना, कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनसे किस तरह से बायो मतलब क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद किस तरह बनाई जाती है, ये सब चीजें ये हो, ठीक है। और एक उसमें है मिस्टिंग, ये याद रखना है। मिस्टी क्या है, मैंग्रोव। देखिए मिस्टी स्कीम क्या है कि इसमें मैंग्रोव जो आप कुछ वो होते हैं ना, हर्बल्स होते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनका यूज नहीं होता, सड़े गले जाते हैं, उनका कहीं यूज नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम अलग से प्लांट मतलब वो क्या करेंगे, प्लांट वो बनाएंगे जिससे कि वहां पे उनका यूटिलाइजेशन हो सके और फिर उसका यूज किया जा सके, ठीक है। तो मिस्टी मैंग्रोव प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इसमें प्रणाम हो गया नेचुरल फार्मिंग, देन वेस्ट टू वेल्थ, 500 प्लांट ऐसे खोले जाएंगे इंडिया में। अब मिस्टी में मैंग्रोव जो वहां के वन है उनका मतलब प्लांट खोला जाएगा और उसमें उनको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजेशन किया जाएगा। देन इसके बाद ग्रीन फार्मिंग होगा। ग्रीन फार्मिंग के बाद अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, मिलेट, मेन फोकस मिलेट। अब जैसा कि आपको पता है 2023 जो है 2023 मिलेट ईयर,
वर्ल्ड में भी भारत के ही मतलब रिकमेंडेशन से मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। मोटा अनाज, मिलेट मीन मोटा अनाज, ठीक है। मिलेट क्यों जरूरी होता है? मिलेट जैसे अगर आप सबको पता होगा, पुराने जमाने पहले हमारे दादी लोग, और खैर हम लोग तो सौभाग्य वाले हैं कि हम लोगों ने भी मिलेट मतलब मिलेट मोटे अनाज को खाया है थोड़ा बहुत। जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीजें हम लोग भी बचपन में खाए, क्योंकि हमारा ननिहाल ऐसा था कि पहले वहां पे मिलेट मतलब मोटा अनाज ही होता था, तो हम लोग जाते थे तो पहले वहां खूब खाने को मिलता था। तो इस तरह से मिलेट मिलेट और क्यों यूजफुल है? ये आपको डाइजेशन बढ़िया रखता है, आपको स्ट्रांग करता है, और क्या है, इसे भूखमरी की शिकायत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सोच लीजिए एक मक्का की रोटी आप खा लेंगे ना, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोपहर को खाने को। तो इस तरह से मिलेट होता है, इसलिए मिलेट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करिए, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव इस वीडियो को देख रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट रिसर्च, ये डेवलप किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो अपन बात कर लिए हैं मिलेट पे। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे इंडियन बजट। सबसे पहले हमने वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट वो है, उसके बाद हमने बात किया कहाँ कहाँ खर्चा किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी थोड़ा सा ब्यौरा दिया है। उसके इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, फिफ्थ है 6.8 रहने वाली है। देन G20 का प्रेसिडेंसी मिला है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फायदे हुए इंडिया को, ठीक है। लोग आएंगे, सारी चीजें बात डिस्कस होंगी। देन टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक और पॉइंट था कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी पता ही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वही ट्रेडिशनल पद्धति नहीं अपनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम बात करेंगे, अपन ने मिलेट की बात करें और डेयरी फार्मिंग में थोड़ी सी बात की। देन अब चर्चा करेंगे हम जो सेक्टर होते हैं, जैसे एजुकेशन में क्या मिला, देन एग्रीकल्चर में क्या, ठीक है। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। अब अपन वहां यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं, एग्रीकल्चर, देन उसके बाद फिर चीजें हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के उसमें क्या मिला हमको, तो एग्रीकल्चर में स्टार्टअप पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि स्टार्टअप लोग करें, डिजिटल स्टार्टअप, डिजिटल लैब बनाए जाएंगे एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पे रिसर्च चलेंगे। और वहां से जैसे आप लोग GM क्रॉप्स वगैरह देखे होंगे, तो वो मतलब अच्छे रिसर्च के लैब बने होंगे, तभी ना आप करेंगे ज्यादा काम। और मतलब नहीं तो ट्रेडिशनल वही बीज बोते रहेंगे, तो डिजिटल लैब बनाए जाएंगे, वो मॉनिटरिंग करेंगे वहां से, ये भी हो सकता है, ठीक है। स्टार्टअप पे ध्यान देगा एग्रीकल्चर के। स्टार्टअप मतलब क्या है? स्टार्टअप मतलब जैसे लोन वोन देना या फिर कोई भी स्टार्टअप करना हो, तो वो सब गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे मेन, एग्री क्रेडिट टारगेट, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट। इसमें क्या होगा कि जैसे हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, और पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, तो इस तरह के जो फार्मिंग होगी ना, तो उनके लिए क्या करेंगे, डेयरी फार्मिंग हो गया, उनके लिए सरकार जो होगी क्या देगी, लोन आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। क्रेडिट देगी कि आप इतना पैसा लीजिए और ये काम चालू करिए, ठीक है। इनमें सब फोकस किया जाएगा, ठीक है। अब नेचुरल फार्मिंग, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा बात कर लेंगे। नेचुरल फार्मिंग में जो इम्पोर्टेंट है, अगले गवर्नमेंट ने ये बोला है अगले 3 सालों में, मतलब कि 2023-24-25 तक क्या करना है, इसमें 1 करोड़ लोगों को चिन्हित किया जाएगा, और उन लोगों को क्या दिया जाएगा कि नेचुरल फार्मिंग करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। सोचिए, अभी क्यों नहीं कि सब करो नेचुरल फार्मिंग, पर नेचुरल फार्मिंग इतना संभव नहीं है भाई। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, उसमें आपको जैविक खाद की जरूरत होती है, इतनी जैविक खाद है ही नहीं। आजकल आप देख रहे हैं गाँव में स्थिति ये हो गई है कि किसी के पास ना जानवर है, ना कोई बैल है, ना कोई मतलब भैंस है, ना गाय है कि जो क्या कर सके उससे खाद बनाया जा सके।
तो नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा आजकल वो चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट को असिस्टेंस देना पड़ेगा कि आप, हाँ, कुछ ऐसे प्लांट होंगे वहां से आपको खाद, जैविक खाद प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए 1 करोड़ लोगों को चिन्हित करेगी और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर डेवलप करेगी। अब बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर वही है, वहां पे जैविक खाद मिलेगी, केचुआ मिलेगा, सब नॉर्मल चीज, नेचुरल चीजें मिलेगी, वहां पे कोई खाद वाद उसमें नहीं डालना है, ठीक है। देन इसमें एक और पॉइंट है, पुश फॉर फिशरीज, ठीक है। फिशरीज के लिए मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। एक आपने योजना सुनी होगी, पीएम मत्स्य संपदा योजना। फिशरीज क्या है? पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। तो इसमें भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, पीएम विश्व, एक और स्कीम आप देख लीजिए यहाँ पे, पीएम विश्वकर्मा योजना। अब आप समझ सकते हैं किससे रिलेटेड है। पीएम मत्स्य योजना तो सबको समझ में आ जाएगी किससे रिलेटेड है। पीएम विश्वकर्मा योजना किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू योर स्किल क्राफ्ट जो मतलब खिलौने बनाते थे और जो ऐसे उनके अंदर कौशल होते थे, उससे रिलेटेड है विश्वकर्मा योजना, ठीक है। ये तो बात हम हो गए एग्रीकल्चर और छोटा छोटा अदर चीजों की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हेल्थ सेक्टर में इस बजट में क्या चर्चा की गई। तो हेल्थ सेक्टर की हम बात करेंगे तो आपको हर बार पता है कहीं ना कहीं इतने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इतने नर्सिंग होम खोले जाएंगे, उसी तरह इस बार भी कुछ ना कुछ खोला गया। सबसे पहले हेल्थ, अब हेल्थ की अगर बात करें, नर्सिंग होम, ठीक है, क्या होगा, न्यू नर्सिंग कॉलेज, इसमें बात की 115 या फिर 150 ऐसे कुछ बात, 157 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। एंड अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने देखा होगा एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या पढ़िएगा कभी, तो 2047 तक, 2047 तक इसको सिकल सेल एनीमिया से फ्री करना है इंडिया के लोगों को, ठीक है। तो नर्सिंग कॉलेज हो गया, सिकल सेल एनीमिया, और तीसरी पॉइंट है फार्मास्यूटिकल लोगों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। अब समझ रहे फार्मास्यूटिकल क्या होता है। तो ये हेल्थ के सेक्टर में। अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं एजुकेशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन में के फील्ड में ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यार सब कुछ है ही। मतलब ये आप लोग, कोई बोलता है ना कि एजुकेशन में ये बार कुछ नहीं मिला, इस बार कुछ नहीं मिला, हर बार तो मिला है, हमेशा मिलता ही तो रहता है। तो क्या करना है, तो उसी की इम्प्लीमेंट करते रहो। कोई चीज, बहुत कम चीजें बची जो मिलने को है। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, सब चीजें हैं, तो थोड़ा थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि बजट देना है सरकार को। तो इसमें सबसे बड़ा एक इस बार का मेन फोकस रहा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किसके लिए, कि जो जैसे कोविड काल था 2019 से लेके 2021 तक लगभग, तो 2 सालों में क्या हुआ कि बच्चे जो हैं वो खूब मस्ती किए घर में, गांव में, और पढ़े लिखे तो है नहीं कुछ। 2 साल एकदम से फुल मौज था। जो लोग कम पढ़ने में थे तो बहुत खुश थे कि अच्छा हुआ कॉलेज बंद हो गया, पढ़ना नहीं पड़ रहा है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इससे, लेकिन मतलब देखा जाए अल्टीमेटली लॉस हुआ। किसका हुआ? लर्निंग लॉस। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो लर्निंग लॉस हो गया उनका, बेचारे कुछ अच्छे पढ़ने में थे, उनको पढ़ने में मन लगता है, तो लेकिन वो सीख नहीं पाए 2 साल, अपने घर में रह पाए। किसी के पास मोबाइल था, किसी के पास मोबाइल भी नहीं था, किसी के पास डाटा था कि नहीं था, तो इससे लर्निंग लॉस बहुत ज्यादा हो गया। अरे देखा जाए तो इंडिया 2 सालों में बहुत, इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड ही, बच्चे कहीं ना कहीं लॉस हो गया। 2 साल को क्रूशियल पीरियड चला गया उनका लर्निंग का। तो उसके लिए इंडिया ने इस बार नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अपने बजट में इसका प्रावधान किया है
कि अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाएगा डिजिटली, बच्चों जिससे क्या होगा पढ़ने की अब सीखने की प्रवृत्ति को फिर से पा सकें, उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, अब उसके लिए क्या प्रावधान कैसे हैं, कैसे वो ढांचा तैयार करेंगे, वो आगे आता जाएगा। ठीक है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा चीज है। ठीक है, इससे क्या होगा, बुक रीडिंग, बुक रीडिंग की जो है वो हैबिट बनी रहे। ठीक है, और जैसे कुछ प्रोग्राम होता है नेशनल बुक टारगेट, ये सब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर आएगा। ठीक है, ये मेन इस बार का किया गया, इसका एम थे, क्या था एम, ओवरऑल डेवलपमेंट, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए एजुकेशन में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, जो लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए, फॉर द लर्निंग लॉस रिकवरी एंड बुक रीडिंग की हैबिट बनी रहे, और जो लॉस हुआ है 2 सालों में उसको रिकवर किया जा सके। और नेशनल बुक टारगेट जैसे और चीज होते हैं मिशन, जिसमें कि बुक पढ़ने का हैबिट बना रहे। एम ओवरऑल जो हो गया डेवलपमेंट को न रुकने पाए, इसलिए ये सब सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। ठीक है, तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। अब हम बात करने का है कि अब छोटी छोटी हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन, 3-4 चीजें मेन है। अब हम बात कर लेते हैं अगली, जो कुछ अपने इंडिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप मीन्स मोस्टली आते हैं इसमें शेड्यूल कास्ट, सॉरी शेड्यूल ट्राइब आते हैं, जो कि बहुत जंगलों में रहते हैं, वल्नरेबल, उनको एकदम से अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो एक आपने नाम सुना होगा पीवीटीजी, पीवीटीजी प्राइमिटिव वल्नरेबल, ये जी का ग्रुप होता है, प्राइमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, सॉरी पीवीटीजी, कभी आ जाए तो प्राइमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इन पे फोकस किया गया है। इनके लिए क्या करेंगे, देखिए इनके लिए क्या करेंगे कि एक स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, पीवीटीजी, आपने खूब नाम सुना होगा एकलव्य का, वो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते, तो एकलव्य नामक स्कूल खोली जाएगी इनके लिए। क्या, किनके लिए, पीवीटीजी के लिए। ठीक है, इनमें क्या होगा, जैसे टीचर की व्यवस्था 38,000 क्या लगेंगे, टीचर की वैकेंसी निकाली जाएगी इन स्कूलों के लिए, फॉर द स्कूल। ठीक है, 38,000 टीचर्स की वैकेंसी निकाली जाएगी, किसके लिए, एकलव्य स्कूल के लिए। ठीक है, ये बात की गई उसमें। ठीक है, उसके बाद अभी टीचर प्लस स्टाफ, तो ये पीवीटी के लिए इतनी बात है। उसके बाद फिर अगर हम बात कर लें तो और अपने इसमें क्या रह गया, हाँ रेलवे, ये तो खैर अलग है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का रुपए दिया गया, रेलवे 2.40 लाख करोड़, ये बजट उसको दिया गया जो अपने हिसाब से वो खर्चा कर लेगा। ठीक है, रेलवे का एक अलग हिसाब किताब है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें। ठीक है, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें केवल देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं। ठीक है, ईज मतलब इजी होता है, ईज मतलब इजी करना होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस होते हैं अपने कंट्री में, तो उनमें क्या होता है, कुछ में लीगलिटी होती है कि कोई अनलीगल होता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिजनेस वैसे छांट के क्या कर दिया है, उसमें केवल पैन नंबर को आपको जरूरत पड़ेगी और वो लीगल कर देगी। अभी तक कभी कोई इलीगल थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इजी कर दिया गया है। देन एक और लैब, ये डायमंड लैब, डायमंड लैब क्या होता है, अब सोचिए आर्टिफिशियल तरीके से जो मतलब सेम प्रॉपर्टीज
सेम प्रॉपर्टी लेस कॉस्टली। सोचिए, डायमंड जो है लैब विकसित किए जाएंगे इंडिया में, और इसका पर्पज क्या है कि जिस तरह से नेचुरल डायमंड होता है जो कि ज्यादातर पटना में पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो इसमें क्या आर्टिफिशियल बनाया जाएगा, सेम टू सेम उसी तरह की प्रॉपर्टीज होगी, वो उस लैब में बनाया जाएगा और सेम प्रॉपर्टी होगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग भी हीरा खरीद सकते हैं जिनके पास पैसा कम है, ठीक है, लेस कॉस्टली रहे, क्योंकि नेचुरल अगर जो खदान से निकाला हो उसको फिर परिष्कृत किया हुआ वो जो होता है ना, तो उसको खरीदने में सबसे बात की बात नहीं है, तो लेस कॉस्टली रहेगा, इसलिए डायमंड लैब विकसित किया जाएगा, विदेशों में जा सकता है ये, इसीलिए भारत ये डेवलप कर दिमाग लगा रहा है भारत, ठीक है। तो डायमंड लैब ये मेन पॉइंट था इस बजट का, ये भी एक फोकस पॉइंट है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सबको पता है कि अपने पास रिसोर्सेज कम है फॉसिल फ्यूल से, ठीक है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोल डीजल हो गए, इसमें धीरे धीरे डिपेंडेंसी को कम करना है, ठीक है। ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन प्लांट बहुत सारे इसमें देखे जा रहे हैं, मतलब इंडिया में हाइड्रोजन के द्वारा गाड़ियां अब चलेंगी, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसी में शामिल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल 2030 तक 5, ठीक। इसके बाद और हम बात कर लें, अगर क्या था कुछ बातें और है, पीएम कौशल विकास योजना, ठीक है, पीएम कौशल विकास योजना, इसमें क्या है समझ में आ ही रहा है, पीएम कौशल विकास योजना, इसमें स्किल डेवलप किया जाएगा। सबसे मेन पीएम कौशल विकास योजना, इसको 4.0 कह दिया जाए। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे ऐसे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि क्या करे, आपको फॉरेन में जाने के लिए वो स्किल डेवलपमेंट की। अभी तो आप यही बना रहे थे अभी तक, यही स्किल में कि घड़ा बनाओ, पॉट बनाओ, टोकरी बनाओ, ये नहीं है। अब ऐसी ऐसी चीजों का डेवलपमेंट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जो आप डिमांड है कहाँ पे, विदेशों में, तो उसके थ्रू आप ये जा सकते हैं। इसमें 30 स्किल्स हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें और कुछ क्या है, लैब हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, पीएम को, ठीक है। टूरिज्म हमेशा पुश करेंगे तो बढ़े, अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा पैसा आएगा। आपको पता है कि टूरिज्म बहुत ज्यादा मेन एग्जांपल दिया जाता है श्रीलंका का, कि टूरिज्म के दम पर उसकी इकॉनमी है, ठीक है। टूरिज्म से खैर अच्छा चीज है, क्योंकि वो हमेशा एक ही जगह रहता है, पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, झरने हैं, तो उसमें कुछ करना नहीं, इन्वेस्टमेंट तो कुछ करना ही नहीं है, बस उसको देखने के पैसे कटते हैं। मतलब आते हैं लोग, जाते हैं, 40 रुपए का टिकट, 50 रुपए का टिकट, तो ये। और इसमें कुछ टूरिस्ट प्लेस आइडेंटिफाई करेगी गवर्नमेंट हर राज्य में, और उनको फिर डेवलप करेगी, ठीक है। अब इतनी बातें हो गई, उसके बाद अब कुछ और बातें हमारे पास बच जाती हैं। एक सेक्टर बच जाता है एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई में क्या हुआ, इसको बढ़ावा हमेशा देगी, सपोर्ट करेगी सरकार, ठीक है। इसमें एक जो है रिवैम्प गारंटी, ठीक है, सॉरी, रिवैम्प क्रेडिट गारंटी। अब रिवैम्प क्रेडिट गारंटी ये योजना चली है, इसमें क्या है, ये गवर्नमेंट देगी, योजना नहीं है, मतलब गारंटी देगी क्रेडिट की। इसमें क्या होगा कि जैसे पहले एमएसएमई सेक्टर में क्या, मतलब कोई चीज स्टार्टअप करना हो तो उसके लिए पैसा कम रहता है लोगों का, तो इसमें लोन देगी और लगभग ना के बराबर इंटरेस्ट रहेगा। तो एमएसएमई सेक्टर में ये रिवैम्प क्रेडिट गारंटी ये मेन चीज आया है। उसके बाद फिर आगे हम बात करें सीबीजी, एक आया सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस। अब कंप्रेस्ड बायोगैस में क्या होगा कि जो अपने मतलब यहाँ पे क्या है, डीजल पेट्रोल है और ये फॉसिल फ्यूल जो मतलब है, तो ये कहाँ से आता है कंप्रेस्ड गैस वगैरह, या फिर
क्रूड ऑयल वगैरह ये तो ज्यादा सऊदी कंट्री से, मतलब अरब कंट्री से आते हैं। तो अब इसमें क्या कहा जाएगा कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस में है, तो जो सीएनजी होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें बायोगैस को भी ऐड किया जाएगा, सीएनजी में प्लस बायोगैस। इससे क्या होगा कि जो हम मतलब इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, उसका इंपोर्ट कम हो जाएगा और हमारा पैसा बचेगा। और बायोगैस जानते हैं आप कहाँ से बन जाएगा? बायोगैस गोबर गैस, CH4 मीथेन, गोबर गैस बनाते हैं ना, वही बायोगैस है, उसको मिला दो, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब और क्या हो गए? हाँ, एक और बात इस बजट में पहली बार देखने को मिले, नेशनल फाइनेंस रजिस्ट्री। नेशनल फाइनेंस रजिस्ट्री में क्या बातें होती है? जिस तरह की हम लोग जब एक जमीन खरीदते हैं, जमीन का टुकड़ा कहीं भी खरीदते हैं, तो उसमें रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है वो रजिस्ट्री करवाता है कि ये इसके नाम से है, तो कुल मिलाकर डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है। तो इसी तरह एक नेशनल फाइनेंस रजिस्ट्री अब बनेगा, जो अब जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड आप वो गतिविधि करेंगे तो वहां पे डाटा शो होगा। ठीक है, जैसे लोन लेना, बैंक को कर्जा देना, ये सब वो एक रजिस्ट्री होगी उसकी। ठीक है, बराबर। देन और इसमें और कुछ पॉइंट क्या है, और मैं बात करूँ 100 लैब्स। हाँ, 100 लैब डेवलपिंग फॉर एप्स, सर लैब फॉर एप्स। एप्स कौन से? यही मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसके लिए 100 लैब जो है विकसित की जाएंगी ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो इतनी बातें इंडियन बजट में हम प्रमुख बातें हैं। और एक और चीज आपको ध्यान रखिए, यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल, अब यूनिटी मॉल में क्या होगा? यूनिटी मॉल में जो अभी इंडियन है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो वो हुआ था ना, जैसे मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 1 प्रोडक्ट, जैसे इंदौर है, उसका आलू हो गया, और रीवा हो गया अपना, तो उसमें आम हो गए। तो इस तरह से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जिले, जैसे झाबुआ आपको पता ही है, कड़कनाथ हो गए। तो इस तरह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूनिटी मॉल के अंदर सबको इसमें प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, यूनिटी मॉल। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि जो फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर में जैसे इंडियन, इसमें क्या होगा, जो पहले महिलाएं होती थी तो उनमें क्या होता था कि जैसे वो लोग बचत करते हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत बढ़िया महिला सम्मान बचत निधि। ठीक है, महिला सम्मान बचत पत्र। अब इसमें क्या हुआ कि जो महिलाएं हैं, जो आपने देखा होगा, इंडियन वुमेन्स की बहुत ही अच्छी बात होती है। हमारे जैसे हम लोग के घर की बात करें, हमारे माता जी लोग, मम्मी लोग, वो लोग क्या करते हैं, खासकर मैं तो अपने घर में बहुत ही अच्छा देखा हूँ मम्मी को अपने, कि महिला सम्मान बचत पत्र, ठीक है, वो लोग बचत बहुत ज्यादा करते हैं और ये अच्छी बात भी है। जैसे इंडियन कल्चर ही है, आपने एक वो कहावत सुना होगा कि जैसे इंडिया के एक पैंट खरीदते हैं तो जब तक पहने तो पहने, फिर उसके बाद काट देते हैं, उसका चड्डा बन जाता है, फिर चड्डा भी अगर हो गया, वो भी खराब हो गया, उसके बाद उसको किचन में पोछे की तरह यूज करते हैं, किचन में भी खराब हो गया, उसके बाद वो पैरदान बन जाता है। तो इस तरह से इंडिया का कल्चर है। तो इंडिया में खासकर ये महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है, वो लोग इसका बहुत ज्यादा विशेष ख्याल रखते हैं, वो लोग बचत बहुत करते हैं। मैं तो अपने घर में ही बिल्कुल देखा हूँ, और बहुत अच्छी बात है। अगर आप बचत करेंगे, अगर आपके पास 100 रुपए आ रहा है तो उसमें आप 50 रुपए खर्चे करिए, 50 बचाइए ना, क्या मतलब है? अगर 70 भी खर्चे करेंगे उतना ही आनंद आएगा, 50 करेंगे उतना ही आनंद आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत है तो अपने बाकी वो चीजों, बचत जो है बाद में काम आता है, तो इसलिए बचत करना इंसान को सीखना ही चाहिए। क्योंकि बचत से क्या होता है, जैसे आप कभी इमरजेंसी पड़ गई, ठीक है, मैंने कई लोगों को, कई परिवारों को ये भी देखा है इवन कि उनके पास अच्छी कमाई है लेकिन फिर भी वो बचत नहीं कर पाते। अगर कभी कोई अचानक कोई बड़ी बीमारी आ गई तो वो मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं कोई अपने रिश्तेदार से, या फिर कोई अपने आस पड़ोस से, या फिर जो भी दोस्त हैं उनसे पैसा मांगते हैं उधार, जबकि उनके पास अच्छी कमाई है। उसका वो नतीजा केवल ये है कि वो कभी सेविंग नहीं की। इसलिए सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। तो खासकर अपने मेडिकल
फील्ड में या फिर कभी इमरजेंसी में काम आ सकता है। तो वही मैं घर में बता रहे थे, महिला सम्मान बचत पत्र। तो महिलाओं को जो बचत करती है ना, तो वो लोग 2 लाख मतलब साल में, ज्यादा बचत थोड़ी हो पाती बेचारी महिलाओं को, क्योंकि वो कोई कोई है जो डिपेंडेंट होती हैं, जो नहीं डिपेंडेंट होती सोचिए वो भी बचा के रखती हैं। अगर उनके पति ने उनको 10,000 रुपये महीने दिया, उसमें वो 4-4, 5-5 हजार रुपये बचाते बचाते 1 साल में हो जाता है उनके पास, तो 2 लाख तक ये जमा कर सकेंगे। ठीक है, जमा कर सकेंगे, मतलब बचत का पैसा 2 लाख तक हर ईयर महिलाएं जमा कर पाएंगी, ये अच्छी बात है। ठीक है सर, पहले ये लिमिट कुछ कम थी। ठीक है, उसके बाद अब एक और बात इसमें है कि सीनियर सिटीजन 60+ मीन सीनियर सिटीजन। अब वो लोग क्या करेंगे, वो उन लोग को 15 से 30 लाख, 15 to 30 लाख ये लोग जमा कर सकेंगे ईयरली। अब सोचो कि महिलाओं के लिए 2 लाख है और सीनियर सिटीजन के 15 से 30 लाख के कैसे? तो 15 से 30 लाख, भाई कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि जो पेंशन पाता हो, कोई अच्छी पोस्ट में था वो पेंशन पाता है, तो 15 से 30 लाख हर साल जमा कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये बातें हो गई। ठीक है, तो बचत आप लोग भी करिए, कहने का मतलब ये है। अब एंड लास्ट, आपने सोचा, अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो जो जिनकी प्राइस घटी है, जिनकी प्राइस बढ़ी है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो न्यूज पेपर में आप पढ़ेंगे ही। ठीक है, अब मैं एक चीज बता देता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद गवर्नमेंट ने शायद 2000 चुनाव कब है, 2024 में है ना, तो इसको लेके जनता को खुश करने के लिए एक चीज जो सबसे मेन, पर्सनल टैक्स, इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, अप टू 7 लाख नो टैक्स पे। ठीक है, जिनके भी वेतन, जो भी गवर्नमेंट या फिर मतलब जो कमाते हैं, तो 7 लाख से ऊपर, मतलब 7 लाख तक पेमेंट अगर उनकी है ईयरली, तो उसमें कोई भी टैक्स आपको पे करना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी तक कितना था, 5 लाख, 5 लाख तक में नो टैक्स पे करना पड़ता था। अब क्या हो गई है, 7 लाख तक के। अब सुनिए, जैसे किसी के 7,10,000 हो गए तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 7 लाख 7.10 हो गया तो उसको पे करना पड़ेगा। और किस हिसाब से पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं टैक्स स्लैब की बात करता हूँ। शायद 3 to 5%, 3 to 5 लाख 5% है, 6 to 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, एंड 15 प्लस जो है 30%। ये टैक्स के स्लैब है। ठीक है, फिलहाल 3 से 5 में 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 3 से 5 में, अरे भाई 5 लाख तक तो कुछ एकदम फ्री था, तो कहाँ से टैक्स स्लैब हो गया? 7 लाख तक अब फ्री है तो कहाँ से हो गया? तो ये ध्यान दीजिए। फिर जैसे 7 लाख किसी का, मैं यही बताना चाहता हूँ, किसी का वेतन 7,10,000 हो गया, 7,08,000 हो गया, अप टू 9, 7 से 9 तक, मतलब अगर कोई भी डिजिट का हो गया, जैसे 8 लाख ही हो गया मान लीजिए, ठीक है, सॉरी 8 लाख, तो इसमें टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा? तो जो पहले, अब 3, फिर 0 to 3 नील, मतलब 0 से 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद 3 से 5 में कितना लगेगा? 5%। मान लीजिए आपका 8 लाख है तो ये कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख में कितना टैक्स लगेगा? 5% के रेट से। ठीक है, समझ में आया कितना? तो मतलब 5×40, मतलब 8 लाख का 5% कितना हुआ? सॉरी 2 लाख का, सॉरी 2 लाख का 5% में 5×10,000, 2 लाख। देखिए 3 से 5 में कितना? 2 लाख हुआ। ये कितना देना पड़ा? 1 2 3 4 10,000 देना पड़ा। उसके बाद 5 से 8 तक में आपके पास कितने हैं? 3 लाख रुपए। इसमें कितना देना पड़ेगा आपको? 10% के रेट से, मतलब
तीन लाख आगे हुआ, 3 लाख में 10 मतलब 30,000। समझ गए? इसका मतलब देखिए 0 से 3 तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 में 2 लाख हुआ, उसमें उसका फिर अपन 5% निकालें, 2 लाख का 5% 10,000 होता है, ये देना पड़ेगा। प्लस 5 से 8, 8 लाख आपका पेमेंट, ठीक है। 5 से 8 कितना, 3 लाख। अब 3 लाख में किस रेट से लगेगा, वो 10% के रेट से लगेगा, ठीक है। 10% के, तो 3 लाख का 10% 30,000, तो कुल मिला के उसको 40,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। 8 लाख तक, 9 लाख तक है तो भी, ठीक। तो इस तरह आपका निकलेगा, ठीक है। तो ये हुआ अप टू 7 लाख, अभी टैक्स कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया नॉर्मल जो ड्यूटी करते हैं व्यक्ति, जो जॉब करते हैं उनके लिए। अब एक जैसे एक और टैक्स होता है, उसमें भी छूट दिया है, एक सरचार्ज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जिसकी 5 करोड़ हो गया, जो मतलब बिजनेसमैन हो गए, अपने इंटरप्रेन्योर हो गए, तो उनका जैसे 5 करोड़ तक है, ठीक है। 5 करोड़ के बाद में क्या लगेगा, अभी तक क्या होता, सरचार्ज करता था। सरचार्ज आप ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, इसको आप देखिएगा सरचार्ज क्या होता है। बहुत सारे टर्म है, आप जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू रिसीट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ये सब थोड़ा आप कोशिश करिएगा, हो सकेगा मैं एक वीडियो में कभी लाऊंगा। तो सरचार्ज देना पर 37% देना पड़ता था, तो वो घटा के 25% कर देगा। बहुत मतलब काफी ज्यादा ये कम कर दिया गया उनके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का शायद अपना मतलब चुनाव के प्रोस्पेक्टिव चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जाने। तो इस तरह सरचार्ज को जो 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37 सरचार्ज लगेगा, 25% इसको कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी बातें चर्चा कर लिया है इंडियन बजट 2023 की। इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं, जैसे अब क्या क्या सस्ता हुआ, चीप क्या क्या हुआ। चीप क्या क्या होगा, चीप में अपना यही होगा सब, रेडियो, मोबाइल एंड और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ये सब चीजें सस्ती हुई है। महंगा क्या होगा, कॉस्टली हुआ। बाकी सारी चीजें आप देख लीजिएगा, जो जो भी है। कॉस्टली में सबसे मेन है सिल्वर हो गया, सिगरेट, ये सब, सिगरेट हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब चीजें हमेशा महंगी ही होती हैं बजट के हिसाब से। तो चीप और कॉस्टली हो गया। तो इस तरह से इंडियन बजट का हमने ओवरऑल बहुत सारे व्यू देख लिए। अब एक बात करेंगे कि इंडियन बजट हो गया, अब एक बात हम करेंगे, खैर इसमें नहीं करेंगे, कहाँ, हाँ एक और मिनिस्ट्री, किस किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया। तो मिनिस्ट्री, अब अनुमान लगाइए आप कौन टॉप 3 मिनिस्टर को आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन से मिनिस्ट्री को दिया जाएगा, देखिए एक तो डिफेंस आएगा ही, एंड देन कहां से आएगा और कौन सा आएगा, एक ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.9, डिफेंस ये डाटा है 5.94, ठीक है 5.94। फिर उसके बाद रोड को 2.7, देन रेलवे को हमने बताया 2.4, ये डाटा है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये खर्चा किया गया है भारत सरकार द्वारा दिया गया इनको, ठीक है। तो अभी मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें मतलब समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से क्या क्या इस बजट में खास बातें रही हैं। आशा करते हैं आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या रही हैं, बाकी और सारी चीजें आप
जान ही रहे हैं, मतलब देख लेंगे न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़ चैनल सब सारी चीजें। मैंने अपनी तरह से उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि जो थोड़ा मतलब ऐसे ही नॉर्मली देखना चाहते हैं, या फिर एग्जाम के लिए मेन मेन फोकस पॉइंट हमने लेके बात की है यहाँ पे। तो आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद, आगे मिलते हैं फिर।